नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, चेयरमैन माओ त्से तुंग के उद्धरण, जिसे दुनिया छोटी लाल किताब या लिटिल रेड बुक के नाम से ज्यादा जानती है। हमारे पास माओ के लघु लाल किताब का विश्लेषण इस सोर्स से कुछ अहम जानकारियां हैं जी। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में क्या था, क्यों लिखी गई, असर क्या हुआ और कैसे ये सिर्फ एक किताब ना होकर एक राजनीतिक हथियार बन गई। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं था। इसे पहली बार 1964 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पब्लिश किया था और इसे एडिट किया था लिन बियाओ ने। वो उस समय माओ के आप कह सकते हैं वारिस माने जाते थे। अच्छा। और इसका टाइमिंग भी देखिए, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था चीन का, वो बुरी तरह फेल हुआ था। हाँ, वो भयानक अकाल पड़ा था जिसके बाद जी। तो उसके बाद पार्टी में माओ की थोड़ी पकड़ कह सकते हैं ढीली हुई थी। तो ये किताब उनके पर्सनालिटी कल्ट को, उनके व्यक्तित्व पंथ को दोबारा मजबूत करने का एक तरीका थी। अच्छा, तो ये विफलता के बाद एक तरह से इमेज बिल्डिंग की कोशिश थी। पर इस किताब में है क्या? मतलब ये कोई नॉर्मल किताब तो नहीं है जिसमें कहानी हो या कोई लंबा सिद्धांत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल माओ के अलग अलग भाषणों, लेखों से लिए गए छोटे छोटे कोट्स, उद्धरणों का कलेक्शन है, जिन्हें करीब 33 अलग अलग थीम्स या चैप्टर्स में बांटा गया है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी पर, वर्ग संघर्ष पर, अनुशासन, युद्ध, सेना, ऐसे कई विषय। और इसकी बनावट भी खास थी, छोटी सी पॉकेट साइज। हाँ, मैंने देखा है, लाल कवर वाली। बिल्कुल, लाल कवर, ताकि आसानी से लोग साथ रख सकें। और लाल रंग वो क्रांति और एकता का प्रतीक भी बन गया। और इसकी भाषा वो कैसी थी? क्या वो भी आसान थी? भाषा बहुत सोची समझी थी, एकदम सूक्तिपूर्ण। मतलब छोटे छोटे वाक्य जैसे नारे होते हैं, आदेश देने वाले अंदाज में, याद रखने में आसान, दोहराने में आसान। यही मकसद था। जैसे उनका एक बहुत फेमस कोट है, एक चिंगारी पूरे मैदान में आग लगा सकती है। अच्छा, हाँ, सुना है ये तो इस तरह के नारों से क्या हुआ कि बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी एकदम सिंपल लगने लगे। और फिर जब सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई 1966 में, तब तो ये किताब हर जगह छा गई होगी। अरे बिल्कुल, सांस्कृतिक क्रांति 1966 टू 1976 के दौरान तो ये किताब मतलब उसका सिंबल बन गई। वो जो पूरा दशक था उथल पुथल का, जिसमें माओ ने युवाओं को उकसाया पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को हटाने के लिए, उस वक्त ये किताब सैनिकों, छात्रों, पार्टी मेंबर्स, लगभग सबके लिए पढ़ना और साथ रखना जरूरी सा हो गया था। अनिवार्य जैसा। हाँ, अनिवार्य समझिए। कहते हैं कि इसकी 1 अरब से ज्यादा कॉपीज छपी। 1 अरब? बाप रे। हाँ, उस समय की चीन की आबादी सोचिए, मतलब लगभग हर इंसान के लिए 1 से ज्यादा कॉपी। ये दिखाता है कि इसे लोगों की जिंदगी में कितना घुसाने की कोशिश की गई थी। जबरदस्त। क्या इसका असर सिर्फ चीन में ही रहा या बाहर भी निकला? नहीं, चीन तक ही नहीं रुका। इसका असर दुनिया भर में हुआ। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कई जगह जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उन सब ने इससे प्रेरणा ली। पेरू से नेपाल तक, भारत के भी कुछ हिस्सों में माओवादी ग्रुप्स के लिए ये एक अहम वैचारिक टेक्स्ट बन गया। ये दुनिया भर में रैडिकल लेफ्ट विचारधारा का, आर्म्ड स्ट्रगल का एक प्रतीक बन गई। और इसके मुख्य विचार थे, क्लास स्ट्रगल सबसे जरूरी है, जनरेखा यानी मास लाइन फॉलो करो, और साम्राज्यवाद का विरोध करो। इतना गहरा असर, लेकिन जाहिर है इसकी आलोचनाएं भी तो होंगी। क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और आलोचनाएं बहुत गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसने माओ को लगभग भगवान जैसा बना दिया। एक डॉगमेटिज्म, एक हठ धर्मिता पैदा हुई, सवाल पूछने की, अलग सोचने की गुंजाइश ही खत्म कर दी। हाँ। और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान वो जो रेड गार्ड्स थे, स्टूडेंट्स और युवाओं के ग्रुप्स, उन्होंने तो इसके कोट्स का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ हिंसा करने, उन्हें सरेआम जलील करने, टॉर्चर करने को सही ठहराने के लिए किया। चाहे वो टीचर्स हों, बुद्धिजीवी हों, पार्टी ऑफिशियल्स, या कभी कभी तो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। यानी विचारों का वो जो सरलीकरण था, वो बहुत खतरनाक साबित हुआ। बहुत ज्यादा। उसने क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर दिया। लाखों लोगों को काउंटर रेवोल्यूशनरी या पूंजीवाद समर्थक होने के शक में मारा गया, जेल में डाला गया, भयंकर सताया गया। हालांकि 1976 में माओ की मौत हुई और फिर डेंग शॉपिंग आए, जिन्होंने आर्थिक सुधार शुरू किए। उसके बाद चीन में धीरे धीरे इसका ऑफिशियल महत्व कम हो गया। आज चीन में भी इसे ज्यादातर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या म्यूजियम पीस की तरह ही देखा जाता है। तो अगर हम इसे समेटें, तो ये छोटी सी लाल किताब सिर्फ कुछ कोट्स का कलेक्शन नहीं है। ये 20वीं सदी की पॉलिटिक्स, विचारधारा के असर, जन आंदोलनों की साइकोलॉजी और
शब्दों की ताकत को समझने के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। ये दिखाती है कि कैसे भाषा, कैसे विचारों को गढ़कर उनसे राजनीतिक आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं, लोगों को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया जा सकता है। सही कहा आपने। लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इस ताकत के नतीजे कितने भयानक, कितने विनाशकारी भी हो सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वही शब्द, वही विचार जो लाखों को इंस्पायर करते हैं, वो विनाश और दमन का हथियार भी बन सकते हैं। हाँ, ये तो है। और आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, ये सवाल शायद और भी जरूरी हो जाता है कि क्या विचारों का ऐसा वेपनाइजेशन, ऐसा शस्त्रीकरण आज भी मुमकिन है, शायद नए तरीकों से। ये एक सोचने वाली बात है।